वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7 और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिगो। दिस चैप्टर इज रिटन बाय लूस फिशर। तो ये एक चैप्टर है जो कि टोटली बेस्ड है एक स्टोरी पर, जो कि एक इंटरव्यू से लिया गया है। जी हाँ, गांधी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं लूस फिशर। 1942 की बात है। गांधी जी के आश्रम पहुंचते हैं लूस फिशर, जो कि सेवाग्राम में है। अब लूस फिशर जब वहां पर जाते हैं तो गांधी जी का इंटरव्यू वो ले रहे होते हैं। उस समय गांधी जी उनको बताते हैं, रुको मैं तुम्हें बताता हूं किस तरीके से मेरे अंदर ये फील आया कि मुझे इंडिया को ब्रिटिशर्स फ्री बनाना चाहिए और कैसे मैंने ब्रिटिश डिपार्चर के लिए सोचा और कैसे मैंने ब्रिटिश डिपार्चर पॉसिबल करवाया। तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताई गई हैं। यहाँ पर चंपारण एक्ट के बारे में भी आपको बताया गया और जैसे कि चैप्टर का नेम है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है डार्क ब्लू कलर और यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन के बारे में भी बताया गया है। जी हाँ, इंडिगो का एक प्लांट होता है जिसमें रेड और ब्लू कलर के फ्लावर्स निकलते हैं और इनका यूज कॉटन डाई करने के लिए होता है ना। तो आपको पता चलेगा किस तरीके से जो चंपारण के पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट, वो पूरी तरीके से ऑप्रेस थे और उनको ऑप्रेस करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे। और किस तरह से गांधी जी ने बहुत सारे स्टेप लिए उनकी हेल्प करने के लिए और उनको ब्रिटिशर्स फ्री तो करवाया ही करवाया, उनको सेल्फ रिलायंस सिखाया और उन्हें यह भी बताया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम लोग स्टोरी की शुरुआत करेंगे ऑथर के बारे में पढ़ करके। एज आई टोल्ड यू, ऑथर्स नेम इज लूस फिशर। तो मैं बता दूं, ही वाज बोर्न इन 1896 एंड डाइड इन 1970। इनका जो जन्म है वो फिलाडेल्फिया में हुआ है। ये एक वॉलंटियर की तरह सर्व कर चुके हैं ब्रिटिश आर्मी को 1918 से 1920 में। वॉलंटियर कौन होता है? जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व करता है, कोई मनी नहीं लेता है ना, लोगों को सर्व कर रहा होता है। फिर आपको पता चलेगा ये पेशेवर तौर पर एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी लिखा हुआ है, राइट। ये सैटरडे रिव्यूज लिखा करते थे उसके। इसके अलावा ये यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी काम कर चुके हैं। हाँ, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी भी रह चुके हैं। सो इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है और साथ साथ में अचीवमेंट्स भी। आपको बता दूं, ये जो आप पढ़ रहे हो ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट रेफर्स टू एक्सट्रैक्ट। इन्होंने गांधी जी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि बहुत ज्यादा पसंद करी गई थी लोगों के द्वारा। उसको कंसिडर किया गया था वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो उसी का ही एक छोटा सा हिस्सा वो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या लिखा हुआ है? व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India. So सेंट्रल इंडिया में गांधी जी के आश्रम ये पहुंचते हैं जो कि सेवाग्राम में है। ये 1942 की बात है और लूस फिशर बताते हैं, जब मैं वहां पहुंचा तो गांधी जी ने क्या कहा, आई टेल यू हाउ इट हैपेंड। मैं तुम्हें बताता हूं ये कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। कि मेरे अंदर ये गुहार, एक फील आया दैट मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इंडिया को ब्रिटिश फ्री बनाना चाहिए। सो हाउ विल आर इंडिया विल बिकम ब्रिटिश फ्री इंडिया। ये मेरे को फील आया, मेरे को ये अंदर से थॉट आया कि मुझे ये करना चाहिए। सो हो सकता है दैट देयर वाज समवन जिन्होंने उनको फोर्स किया हो कि ब्रिटिशर्स का यहाँ से जाना कितना ज्यादा जरूरी है, या उनको खुद ये थॉट आया हो कि नहीं, एक डिजायर है कि ब्रिटिश फ्री इंडिया हमारा होना चाहिए। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party। कह रहे हैं समय है 1917 का और उससे पहले वो बताते हैं कि 1916 के एक एनुअल कन्वेंशन में वो गए थे। कन्वेंशन रेफर्स टू अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट, अ काइंड ऑफ एनुअल मीट, है ना। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में एक एनुअल मीट थी। 1916 दिसंबर का टाइम था और वहां पर 2308 डेलीगेट्स आए हुए थे। मतलब देयर वर 2301 पार्टिसिपेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, जो मेन पीपल थे। इसके अलावा भी बहुत सारे विजिटर्स वहां पर थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जिस समय ये पूरी मीटिंग्स चल रही थी, अग्रीमेंट्स चल रहे थे, गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड emaciated and said। सब गांधी जी कहते हैं कि उस समय की बात है कि मेरे पास एक गरीब किसान आया, जैसे इंडिया के गरीब किसान होते हैं, दुबला पतला सा, कमजोर सा, है ना। और वो मुझसे आकर के मिला। अब आगे क्या होता है, लुक एट दिस। आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण। मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आए।
गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस दैट प्लेस, गांधी जी ने कभी भी चंपारण के बारे में पहले नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर किंगडम ऑफ नेपाल. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेपाल के पास, ठीक है ना, जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज की फुटहिल्स मतलब आप उसके बेस पार्ट को कंसिडर कर सकते हो, वहीं पर ही आपका चंपारण पड़ता है. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम. तो वो गांधी जी को बताता है या गांधी जी को पता चलता है कि कोई पुराना एक अग्रीमेंट हुआ था और उस अग्रीमेंट में जो चंपारण पीजेंट थे उनको ये कंसिडर किया था कि वो शेयर क्रॉपर है. ठीक है ना. तो शेयर क्रॉपर क्या होता है, मतलब जो बटाई पे काम कर रहे हैं, शेयर क्रॉपिंग कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर क्रॉपर रेफर्स टू अटेंडेंट फार्मर हु गिव्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज रेंट. मतलब एक पर्टिकुलर जमीन उनको दे दी गई है, उस पर उनको खेती करनी है और उस खेती का एक हिस्सा उनको किसी लॉर्ड को देना है, राइट, लैंडलॉर्ड को. तो ये किराएदार है. नाउ राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक शेयर क्रॉपर था. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. गांधी जी कहते हैं वो जाहिल था, अनपढ़ था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, इलिटरेट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हठी नहीं था, रेजोल्यूट नहीं था, फर्म नहीं था, ट्रेनेशियस नहीं था, दृढ़ निश्चयी नहीं था. वो बताते हैं कि वो दृढ़ निश्चयी था. उसकी एक्टिविटीज से उन्होंने पता किया. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. तो वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो गांधी जी को ये बताना चाहता था कि शेयर क्रॉपर्स के साथ कितना अन्याय हो रहा है. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लैंडलॉर्ड सिस्टम जो बिहार में चल रहा है दैट इज वेरी वियर्ड. एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी. और किसी ने उनसे कहा है कि गांधी जी से जाकर के बात करो, फला फला जगह पर गांधी नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो तुम्हारी मदद करेगा. गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in कानपुर. कानपुर का पुराना नाम कानपुर था पहले. and was also committed to go to other parts of India. तो गांधी जी कहते हैं देखो मैं बहुत बिजी हूँ, है ना, मेरी पहले कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, फिर उसके बाद मुझे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया भी जाना है. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. अब गांधी जी कहते हैं कि शुक्ला रेजोल्यूट इसीलिए था, मैंने उसको दृढ़ निश्चय इसीलिए बोला कि उसने मुझे हर जगह पर चेस किया, जहां जहां मैं जाता गया वहां वहां वो आता गया. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. फिर गांधी जी अपने आश्रम वापस आ गए जो कि अहमदाबाद के पास है. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. अब शुक्ला पीछे पीछे उनके आश्रम भी चला गया, राइट. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. हफ्ते हो गए गांधी जी जब दिखते वो कहीं से बाहर निकलते गांधी जी के सामने राजकुमार शुक्ला खड़ा होता था, राइट, बिकॉज ही वाज रेजोल्यूट. फिक्स द डेट ही बेग्ड. गांधी जी से कहता है गांधी जी प्लीज एक डेट निकाल लीजिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट आ जाइए, राइट. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. अब गांधी जी कहते हैं कि बंदा तो बहुत हटी है, बहुत जिद्दी है, ये नहीं मानेगा. तो गांधी जी कहते हैं इतना दृढ़ निश्चयी बंदा, इतना रेजोल्यूट बंदा. गांधी जी बहुत इंप्रेस होते हैं उससे कहते हैं सुनो मैं कलकत्ता जा रहा हूँ और इस डेट पे मैं कलकत्ता जाऊंगा, इस दिन तो मुझे वहां पर मिलना, ठीक है, और मुझे वहां से अपने डिस्ट्रिक्ट ले जाना. मंथ्स पास्ड. महीनों निकल जाते हैं. शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. अब haunches का मतलब क्या होता है, थाइस की दम. जैसे आपको मैं कैसे बताऊं, जब आप धूप में काम कर रहे हो और अचानक से आप अपने पैरों की मदद से थाइस की मदद से ऐसे करके बैठ जाओ, तो राजकुमार शुक्ला वैसे ही जैसे गरीब लोग, गरीब किसान लोग बैठते हैं पैरों की मदद से, वो जमीन पर ऐसे बैठ गया, राइट. उसी जगह पर जहां पर गांधी जी ने उसको बोला था कि मेरे को वहां पर मिलने के लिए आना. ओके, सो व्हेन गांधी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री. सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने तब तक वहां पर बैठ करके गांधी जी का इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. ठीक है, उसके बाद ये दोनों लोग निकल गए. बोर्डेड रेफर्स टू गेट ऑन और एंटर, चढ़ गए वो लोग ट्रेन में, ठीक है ना. कौन सी ट्रेन में चढ़े, जो कि पटना जा रही थी बिहार में. There Shukla led him to the house of the lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of Congress Party and of India. So राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राइट. गांधी जी को सबसे पहले राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर के गए. राजेंद्र प्रसाद पेशे में कौन थे, एक लॉयर. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन गांधी जी बताते हैं कि उस समय राजेंद्र प्रसाद वहां नहीं थे.
आउट ऑफ टाउन थे वो. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecropper. Pestered का मतलब होता है bothered, राइट. तो गांधी जी बताते हैं कि लेकिन राजेंद्र प्रसाद के घर के जितने नौकर थे वो बहुत अच्छे से जानते थे राजकुमार शुक्ला को. उनको अच्छे से पता था कि ये गरीब किसान है और ये बार बार उनके मास्टर को परेशान कर रहा है उस शेयर क्रॉपिंग इशू के लिए. यौमन का मतलब होता है गरीब किसान. So they let him stay on the grounds with his companion गांधी. So गांधी जी कहते हैं इस वजह से उन लोगों ने आकर के पूछने की जहमत नहीं करी कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो. वो बैठा था. गांधी जी कहते हैं कि उन लोगों ने जो वहां के नौकर चाकर थे उन्होंने राजकुमार शुक्ला को वहां बैठे रहने दिया, राइट. और गांधी जी भी बैठे रहे क्योंकि गांधी जी एज अ कंपेनियन आए थे. कंपेनियन का मतलब होता है साथी. whom they took to be another peasant. अब गांधी जी को भी वो लोग क्या कंसीडर कर रहे थे कि वो भी एक गरीब किसान है. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स. अब वो कहते हैं क्योंकि गांधी जी को भी वो एक गरीब किसान कंसिडर कर रहे थे तो वो गांधी जी से कहते हैं कि नो यू कैन नॉट टच द वाटर. तो आपको ये पता चलेगा कि उस टाइम पे इंडिया में अनटचेबिलिटी सिस्टम कितनी तेजी से प्रैक्टिस में था. सो जितने भी गरीब किसान थे उनको बोला जाता था कि वो नीच जात के लोग हैं और उनको किसी के कुएं का पानी पीना अलाउड नहीं था, है ना. सो इसी वजह से गांधी जी को भी परमिशन नहीं मिली क्योंकि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे और उनको मना कर दिया गया था कि वो पानी नहीं पी सकते हैं कुएं का. अगर हल्का सा भी टच भी हुआ ना उनका हाथ या फिर एक बूंद भी गिरी ना तो सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा. इट वाज लाइक दैट. मतलब पूरे कुएं को वो अशुद्ध कर देगा. हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल. और उन्हें पता भी कैसे चलता कि वो एक अनटचेबल नहीं है, मतलब वो एक ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल से बिलोंग नहीं करते कि जिनको आप छू ना सको. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. अब गांधी जी को लगता है कि पता नहीं राजकुमार शुक्ला मुझे जो बात बता रहा है वो पूरी है भी या नहीं है. मुझे इस बात के तह तक जाना पड़ेगा. मुझे ये जानना पड़ेगा कि आखिर असली मसला क्या है. सो वही गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि रास्ते में ही है चंपारण. चंपारण के एंड रूट का मतलब होता है ऑन द वे, राइट, ताकि उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि आखिर ये शेयर क्रॉपर्स के साथ चल क्या रहा है मसला जो राजकुमार शुक्ला उन्हें नहीं बता पा रहा है. ही अकॉर्डिंगली sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. अब यहाँ पे बताया जा रहा है गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा. किसको भेजा? जेबी कृपलानी को. जेबी कृपलानी कौन है? जेबी कृपलानी की मुलाकात उनको कुछ इस तरह से हुई कि वो लोग टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, राइट. और जेबी कृपलानी के बारे में बताया जाता है कि वो एक प्रोफेसर है आर्ट्स कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर का है. तो साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि जेबी कृपलानी एक बहुत ही वेल नोन रेप्यूटेड पर्सनालिटी है और गांधी जी की उनसे अच्छी पहचान है. और आई थिंक गांधी जी अगर उनको टेलीग्राम लिख रहे हैं तो गांधी जी को डेफिनेटली जेबी कृपलानी से किसी ना किसी तरह की हेल्प मिल सकती है. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917. अब गांधी जी बताते हैं कि 15 अप्रैल था 1917 का टाइम चल रहा था. मेरी जो ट्रेन थी वो आधी रात को कहाँ पहुंची? मुजफ्फरपुर. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन. अब जेबी कृपलानी उनका इंतजार कर रहे थे विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट. और उनके साथ बहुत सारे बच्चे थे क्योंकि जेबी कृपलानी एक प्रोफेसर थे तो वो अपने साथ बहुत सारे बच्चों को लेकर के आए थे. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलखानी. तो गांधी जी जेबी कृपलानी के घर में नहीं रुके थे. गांधी जी रुके थे प्रोफेसर मलखानी के घर में जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे. इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज. गांधी जी कहते हैं ये बहुत बड़ी चीज थी मेरा वहां रुकना, राइट. गांधी जी कहते हैं फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी. कहते हैं मेरे जैसे इंसान को अपने घर पे आश्रय देना इट वाज अ बिग थिंग एट दैट टाइम. हार्बर का मतलब होता है एंटरटेन करना, किसी को एक दिन के लिए स्टे देना. Why? In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for the advocate of home rule. Advocate का मतलब होता है सपोर्टर.
अब सुनो बहुत ध्यान से, मैं एडवोकेट ऑफ होम रूल आपको समझाती हूँ। जैसे अगर मैं ये बोल रही हूँ दैट आई एम द पर्सन, आई एम लिविंग इन दिस कंट्री, तो मेरी कंट्री में आकर के मुझे कोई और रूल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है कि ही वाज द सपोर्टर ऑफ दिस थिंग, कि उनकी कंट्री में कोई बाहर का इंसान आकर के उनको रूल नहीं कर सकता। तो इस वजह से गांधी जी सपोर्ट में थे कि कोई इधर उधर का इंसान आकर के हमको नहीं बताएगा कि हमें हमारे देश में क्या करना है, राइट। तो गांधी जी कहते हैं कि उस समय किसी भी घर में मेरा टिकना, उस पर्सन का टिकना जो सपोर्टर था होम ऑफ एडवोकेट रूल का, उसका रुकना एक बहुत बड़ी बात थी। और भी छोटी लोकेलिटीज में तो ये लिटरली बहुत बड़ी चीज थी, इसके लिए उनको एक बड़ी सजा मिल सकती थी, बट फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने ये रिस्क मेरे लिए लिया। मतलब गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि उनमें कुछ तो बात थी, उनकी कुछ तो रेपुटेशन थी। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। अब गांधी जी कहते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वहां पे स्टे कर रहा था, मेरे आने का यहाँ पर पर्पस और मेरा आना बहुत दूर दूर तक फैल गया था, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या फिर चंपारण हो। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by convinced to see their champion। अब गांधी जी एक मसीहा थे उस टाइम पे चंपारण के गरीब किसानों का। तो लोग जैसे जैसे उनकी औकात थी, किसी के पास पैसा था तो वो अपने जो भी सोर्स ले सकता था, जिस कन्वेंस के साथ वो आ सकता था, जो ट्रांसपोर्ट ले सकता था, उस ट्रांसपोर्ट से आता। बैलगाड़ी चलती थी उस टाइम पे, घोड़े चलते थे, राइट। लेकिन जिसके पास नहीं था वो पैदल उनसे मिलने के लिए आ रहा था। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर को गांधी जी ने बुलाया, कहा कि मुझे बताओ आखिर मसला क्या है, क्योंकि गांधी जी जानना चाहते थे कि चल क्या रहा है। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, राइट। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उन्होंने फटाफट गांधी जी को सब कुछ बताया और ये भी बताया कि किस किस तरह का केस चल रहा है और कितना पैसा वो उनसे चार्ज कर रहे हैं। अब एक्चुअली में ये गरीब किसानों से जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे वो बहुत सारा पैसा चार्ज कर रहे थे। अब गांधी जी को यहाँ पे बहुत गुस्सा लगता है, कहते हैं कि एक तो हमारे यहाँ के लोग, ठीक है ना, और बेचारे गरीब किसान ऐसे ही वो इतना उत्पीड़न झेल रहे हैं और आप उनसे इतना इतना पैसा ले रहे हो। तो गांधी जी ने धुतकार दिया उनको लिटरली कि इतना पैसा तुम कैसे ले सकते हो, इतना सारा पैसा इन शेयरक्रॉपर से। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts। गांधी जी कहते हैं मुझे अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कोर्ट के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, तो ये जो कोर्ट वाला चक्कर लगा रहे हो ना आप लोग, इसको खत्म कर दो। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, तो उसमें कोई भी फायदा नहीं है कि अगर आप कहाँ जाओगे, कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में जाकर के कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे। The peasants are so crushed and fear stricken। जहां पर बेचारे गरीब किसान इतना दबा कुचला महसूस करते हैं और इतने डरे सहमे से हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, जो लॉ के कोर्ट हैं वो बेकार है। द फ्राइवलस, वो कुछ नहीं कर सकते। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे बड़ा उनके लिए काम ये होगा कि उनका डर उनके अंदर से निकालो। जब तक उनका डर उनके अंदर से नहीं निकल पाएगा, हाउ विल दे बी एबल टू टेक और रेज देयर वॉइसेस। उनका डर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants। The chief commercial crop was indigo। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेटा समझने की जरूरत है कि क्या चल रहा है, ठीक है। एरेबल का मतलब होता है बिक्री के लिए खेती करना, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कनेक्टेड विद ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेल और कीपिंग एनिमल्स। तो कह रहा है मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, जो ज्यादातर लैंड था जहाँ पे लोग अपने गाय भैंसों को चराने के लिए जाते थे या फिर वहां पर वो क्रॉप उगाते थे जिसको बेचा जाता था, तो ज्यादातर जो एरेबल लैंड था चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, उसको डिवाइड कर दिया गया था बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में। एस्टेट्स रेफर्स टू प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े लैंड्स में। तो छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है वो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है छोटे छोटे एस्टेट्स में, ठीक है ना, पोजेशंस या प्रॉपर्टी। और ये इनके ओनर कौन है, अंग्रेज। अब सोचो इंडिया में ब्रिटिशर्स आकर के अपना धाक जमाए हुए हैं एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहां पर जो हमारे भारतीय लोग थे वो किराएदार के तौर पर क्या काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और यहाँ पर जो खेती होती थी वो किसकी होती थी, इंडिगो की, नील की खेती। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने जबरदस्ती करी थी इन शेयर क्रॉपर्स के साथ, टेनेंट शेयर क्रॉपर्स ही तो है, कि उनको
प्लांटेशन करना है 3/20 मतलब हर 20 में से तिहाई हिस्सा, दैट मीन्स लगभग 15% अपनी होल्डिंग का, जिसमें वो क्या उगाएंगे, इंडिगो उगाएंगे, और वो इंडिगो ये उठा करके किसको दे देंगे, ब्रिटिशर्स को। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये अभी 1-2 साल से नहीं हो रहा था, एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत पुराना। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब देखो, दिमाग तो चलाते ही थे ये ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि जो जर्मनी है वो सिंथेटिक का मतलब होता है केमिकल बेस्ड इंडिगो उगा रहा है, और केमिकल बेस्ड इंडिगो उठाना तो वहां पर लागत कम आएगी, सबसे पहली चीज ये है ना, और साथ में टाइम भी कम लगेगा, तो इनको अपना फायदा दिख रहा था सिंथेटिक इंडिगो में, तो उन्होंने कहा चलो चलो ठीक है, मेरे को इंडिगो नहीं चाहिए आप लोगों से, लेकिन अब तुम्हें रेंट पे करना था तो उसका मुआवजा तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तो दे वर आस्किंग फॉर मनी। अब उसमें से कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, अब कुछ जो पैसे वाले थे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था तो दे वर रेडी टू गिव, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं दे रहे थे। सो वही कह रहा है, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट was irksome to the peasants and many signed willingly. irksome का मतलब होता है इरिटेटिंग। बहुत सारे जो शेयर क्रॉपिंग अग्रीमेंट थे वो बहुत इरिटेटिंग थे पीजेंट्स के लिए, परेशान हुए थे वो लोग, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि भाई ये क्या है, मेरे को जबरदस्ती, मेरे पास पैसा हो या ना हो, आप मेरे को जबरदस्ती बोल रहे हो कि मेरे को पैसा दो, है ना, रेंट तो चलो ठीक था, लेकिन अब मेरे को आप कंपनसेशन मांग रहे हो, दैट इज रॉन्ग। एंड मेनी साइन विलिंगली, अब कुछ लोगों ने उस अग्रीमेंट पे साइन कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उन्होंने नहीं साइन किया। सो दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। ठग का मतलब होता है चीट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो लोगों ने रेजिस्ट किया, अब उनको ऑब्वियसली अपना केस लड़ना था, अब जिन्होंने केस लड़ना था तो वो अपने केस लड़ने के लिए जब गए तो उनसे वो हाई फी ले रहे थे, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने तो ठग हायर किए थे, मतलब उन्होंने भी लॉयर्स ही हायर किए थे, लेकिन वो एक तरीके से चीटर थे, मतलब घोटाले कर रहे थे। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back. अब होता क्या है, पहले तो ब्रिटिशर्स को ही पता था सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, फिर अचानक से ये खबर पहुंचती है किसके बारे में, किसको, गरीब किसानों को। तो वो गरीब किसान जिनको पता चलता है सिंथेटिक इंडिगो आ गया, इस वजह से हमसे ये चीज कर रहे हैं, कंपनसेशन मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं, तो फिर वो लोग ना गुस्सा आते हैं, है ना, गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को मेरा पैसा वापस लौटाओ। ऐसी कैसी बात होती है कि आप तो मेरा उत्पीड़न कर रहे हो, हम आपको जब रेंट पे देने के लिए तैयार थे इंडिगो, तो आपने हमसे जबरदस्ती मुआवजा क्यों लिया। सो एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और यही समय चल रहा था जब इतनी उथल पुथल थी, उसी समय गांधी जी यहाँ पर पहुंचे थे। He began by trying to get the facts. अब बेचारे गांधी जी, क्योंकि उन्हें पता नहीं थी बहुत सारी बातें, तो धीरे धीरे करके इधर से उधर से कहीं से वो पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे थे। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, तो सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास पहुंचे। सेक्रेटरी ने उन्हें बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। अब गांधी जी को बोल दिया कि तुम आउटसाइडर हो और हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी उनसे कह रहा है, हु आर यू, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी इंफॉर्मेशन, यू आर एन आउटसाइडर। नाउ गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी कह रहे क्या, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, मैं इस भारत देश का रहने वाला इंसान हूं। Next, Gandhi called on the British officials, commissioners of the Tirhut division in which the Champaran district lay. अब जहां पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, राइट, तिरहुत डिवीजन में। अब इस तिरहुत डिवीजन के बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांधी जी बुलाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को, जो कि तिरहुत डिवीजन का था, राइट। और गांधी जी उसको भी ये सारी चीजें बोलते हैं कि भाई बताओ मुझे क्या मसला चल रहा है। द कमिश्नर गांधी reports proceeded to bully me and advise me forthwith to leave तिरहुत। अब कमिश्नर के पास जब गांधी जी का ये बुलावा पहुंचता है तो वो कहता है, हु इज दिस, सोचो अगर तुमने ये गलती से भी करने की कोशिश करी ना तो तुम्हारा तो मैं हाल खराब कर दूंगा। और दूसरी बात, बुली का मतलब ये है, कोशिश करते हैं वो उनको हार्म करने की, मतलब वो बोल रहे हैं कि बेटा अगर तुम इसी चीज में मसले में पड़ रहे हैं ना तुम्हारी खैर नहीं, और सुनो जितना हो सके फटाफट तुम तिरहुत डिवीजन छोड़ दो, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों को ये चीज समझना कि गांधी जी हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर जगह से हार ही हार मिल रही थी, राइट। समझ में आ रहा है। अब तिरहुत डिवीजन या फिर तिरहुत कमिश्नरी आप किसको बोल सकते हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव
ज्योग्राफिकल यूनिट है बिहार का, जो कि इंडिया में है, ठीक है ना। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि अभी गांधी जी बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। और तिरहुत डिवीजन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल टोटल देयर लाई 6 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, जिसमें आपका मुजफ्फरपुर आ जाता है, वेस्ट चंपारण आ जाता है, ईस्ट चंपारण आ जाता है, ठीक है ना, यू गेट वैशाली देयर ऑल्सो, है ना, फिर सीतामारी भी आ जाता है, आपका शिवहर भी आ जाता है। सो ये सारी चीजों से मिल करके तिरहुत डिवीजन बना हुआ है और उसको एक बंदा लीड कर रहा था, है ना। सो ही इज सेड टू बी द कमिश्नर। सो गांधी जी करें तो क्या करें, क्योंकि उनको हर तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है और रिजेक्शन के साथ साथ थ्रेड्स में मिल रही हैं। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी भी he was as resolute as राजकुमार शुक्ला। गांधी जी कहते हैं मैं भी हटी हूँ, मैं भी एडमेंट हूँ, मैं सुनने वाला नहीं हूँ किसी की भी, और मैं नहीं जा रहा कहीं पर भी, तुम जितनी धमकियां दे दो। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। हालांकि अब गांधी जी कहते हैं कि चलो यहाँ से काम नहीं चला तो मोतिहारी पहुंचते हैं। मोतिहारी क्या है? मोतिहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कुछ लॉयर उनके पीछे पीछे चल देते हैं। द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। अब गांधी जी कहते हैं कि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी मुझे ग्रीट करने के लिए। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं एक घर पहुंचा मोतिहारी में और वो घर को मैंने एक हेडक्वार्टर की तरह ट्रीट किया और वहां पर मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी कि एटलीस्ट मैं सारे पॉइंट्स जॉट डाउन कर लूं कि मैं उनके खिलाफ इन पॉइंटर्स को उठा सकूं। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village। अब गांधी जी को पता चलता है, जब वो वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे होते हैं तो गांधी जी को पता चलता है कि एक गरीब किसान है, उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है, वो उसकी बहुत पिटाई विटाई हुई है ना। सो इल ट्रीट किया गया है उसको। सो अब वो भी पास के गांव का ही बंदा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी जाते हैं देखने के लिए कि भाई क्या मसला चल रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब गांधी जी कहते हैं कि मेरे को जाना तो पड़ेगा ही अपना काम करने के लिए, तो गांधी जी हाथी मंगवाते हैं, वो एज अ ट्रांसपोर्ट हाथी को यूज करते हैं, हाथी की पीठ पर चढ़ करके जा ही रहे होते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो बहुत दूर पहुंचे नहीं होते when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage। अब गांधी जी का रास्ता बीच में रोक लिया जाता है और ये गांधी जी का रास्ता रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर होता है, राइट। और गांधी जी से कहता है सुनो कट लो बेटा यहाँ से, है ना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गांधी जी कंप्लाइड। कंप्लाइड का मतलब होता है ओबेड। गांधी जी ओबे कर लेते हैं, ठीक है। तो सोचो गांधी जी को अब यहाँ पर नोटिस भी आना शुरू हो गए हैं कि बेटा कट लो रातों रात, नहीं तो बहुत परेशानी में पड़ जाओगे तुम। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately। अब जो मैसेंजर था वो गांधी जी को लेकर के कहाँ आता है? घर लेकर के आता है और गांधी जी के हाथ में एक ऑफिशियल नोटिस पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने बोला ना कट लो फटाफट, चंपारण से निकल लो नहीं तो बहुत बुरा होगा। गांधी साइंड अ रिसीट for the notice and wrote on it that he would disobey the order। गांधी जी मान तो जाते हैं यहाँ से निकलने के लिए, इस रास्ते से निकलने के लिए, फिर जब घर पहुंचते हैं, जब नोटिस रिसीव करते हैं तो एक चिट में लिखते हैं सॉरी आई कैन नॉट ओबे दिस ऑर्डर और नीचे साइन कर देते हैं। मतलब कितने सिंपली वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज को, ये दिखाया गया। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब एज अ रिजल्ट, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बोला गया था कि अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो बहुत बुरा होगा, तो अब इसका परिणाम ये होता है कि गांधी जी के घर एक समन आ जाता है। समन किसको बोलते हो? समन बोलते हो कोर्ट का बुलावा, है ना, कि कोर्ट में पेशी है आपकी, कि आपको कोर्ट में पेश होना है कल। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। बेचारे गांधी जी कहते हैं अच्छा खासा मैं आया था यहाँ पे फंस गया। फिर गांधी जी हालांकि ये नहीं सोच रहे होते, गांधी जी बेसिकली ये सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए, है ना। सो गांधी जी सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, फिर उसके बाद वो एक टेलीग्राफ लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद को कि भैया बिहार आइए अपने दोस्तों के साथ जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल हो, बातें अच्छी हो जिनकी, है ना, कुछ बोल सके। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। और फिर गांधी जी अपने आश्रम में भी टेलीग्राम भेजते हैं। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू वाइसरॉय। उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट बना करके किसको भेजते हैं? वाइसरॉय को भी, ठीक है। नाउ मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। अब गांधी जी बताते हैं कि भाई मैं तो कोर्ट पहुंच गया था लेकिन मेरे साथ साथ इतनी भीड़ आएगी कोर्ट के बाहर मुझे नहीं पता था। गांधी जी बताते हैं कि क्योंकि ब्रिटिशर्स हम लोग को बोलते थे ब्लैक इंडियंस ब्लैक इंडियंस ब्लैक इंडियंस, तो मोतीहारी का जो कोर्ट था वो पूरी तरीके से काला हो चुका था क्योंकि ऑल द पुअर फार्मर्स वर गैदर्ड देयर। They did not know Gandhi's record in South Africa।
उन्हें नहीं पता था गांधी जी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में क्या रहा है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। दे हैड म्यूरली हर्ड दैट महात्मा गांधी हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। गांधी जी कहते हैं कि उन्हें मेरी बैक हिस्ट्री नहीं पता थी, लेकिन फिर भी वो मेरे सपोर्ट के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें यह पता था कि गांधी जी उनके सपोर्ट के लिए वहां पर आए, ठीक है ना, और वो अभी परेशानी में है, ट्रबल में है, उनकी वजह से। इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। कह रहे हैं कि उस समय मेरे को फील हुआ कि चंपारण की जीत हो गई है, क्योंकि इनको अपनी आजादी का एहसास हो गया है, और कहीं ना कहीं इनका जो डर है ब्रिटिशर्स के लिए, या ब्रिटिशर्स का जो डर है इनके मन में, वो इज गोइंग टू एंड नाउ। Now, the officials felt powerless. अब बेचारे ऑफिशियल्स भी डर गए थे, इतनी सारी भीड़ है भाई, आक्रोशक हो जाएंगे, मारपीट करने लगेंगे, कुछ कर दिया तो क्या होगा, राइट। तो गांधी जी से कहते हैं वो कि मुझे नहीं लगता कि बिना आपके सहारे के मैं इन लोगों को रोक पाऊंगा। He helped them regulate the crowd. अब गांधी जी ने मदद करी कि रुक जाओ, मैं संभालता हूँ क्राउड को, क्योंकि मेरा क्राउड है, मेरे लिए आया है, और तुम हमें जबरदस्ती यहाँ उठा करके ले आए हो, तो मैं ही उनको संभाल सकता हूँ ना। He was polite and friendly. गांधी जी कहते हैं कि इतनी सारी भीड़ देख करके मैं आक्रोशक नहीं हुआ कि मैं अब तो तुम लोग को खा जाऊंगा। गांधी जी उनको प्यार से बता रहे होते हैं, चल ठीक है, तुझे लग रहा है कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, चल आई सपोर्ट, है ना, मैं अपने लोगों से कहूंगा कि तुम्हें परेशान ना करें। सो ही वाज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथर्टो dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. हिथर्टो का मतलब होता है अर्लियर और प्रीवियसली, ठीक है ना। सो he was giving them concrete proof. Concrete refers to ठोस, solid. तो गांधी जी उनको solid proof देते हैं अपनी पावर का, उनकी पावर का। Previously dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. अब यहाँ पे गांधी जी क्या बता रहे हैं, पहले जो कि आप बोल रहे हो dreaded है, dreaded का मतलब regard with great fear और apprehensions, जो लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जिन्होंने कभी सवाल नहीं किया, है ना, और they are now challenged by Indians now. तो अब बहुत सारी चीजें थी गांधी जी के पास जो कि वो उनके लिए एक सहारे का काम कर रही थी, और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा करके एक्ट कर सकते थे। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। अब गवर्नमेंट बेचारी कंफ्यूज्ड, क्या चल रहा है भाई ये। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Prosecutor कौन होता है, the lawyer, the barrister. तो lawyer जो था, जो barrister था, उसको बोला गया कि भाई रुको रुको जरा, सब्र करो, इस ट्रायल को, ये जो पेशी है इसको पोस्टपोन कर दो, किसी और दिन करी जाएगी। Apparently, clearly the authorities wish to consult their superiors. अब साफ साफ लग रहा था कि जो अथॉरिटीज थी वो अपने ऊपर बैठी हुई अथॉरिटीज को पूछना चाह रही थी कि क्या किया जाए, यहाँ तो बहुत हंगामा हो जाएगा अगर गांधी जी को जेल भेज दिया गया तो। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डीले। गांधी जी कहते नहीं, जो फैसला होना है अभी होना है। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। वो एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें एक गिल्टी प्लीड लिखा हुआ होता है। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ऑन द वन hand not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। अब गांधी जी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, मैं एक ऐसे दुविधा में, एक धर्म संकट में पड़ गए थे। एक तरफ उनके पास एक ऐसे हालात थे जहां पर वो एक लॉ ब्रेकर का खिताब नहीं लेना चाहते थे, और दूसरी तरफ उनके पास एक और सिचुएशन थी जहां पर वो गरीब किसानों को उत्पीड़ित होता हुआ नहीं छोड़ सकते थे, उनका साथ नहीं छोड़ सकते थे। तो वही बोल रहे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में थे, धर्म संकट में थे। एक हाथ में उनको एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना था लॉ ब्रेकर का, क्योंकि अगर वो लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट कर देते तो हर कोई लॉ ब्रेक कर रहा होता, और दूसरी ही तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। उन्हें क्या करना था, उन्हें मानवता दिखानी थी, नेशनल, उनके एक पता नहीं है कि उनको अपने लोगों का सहारा बनना है, उनके पास एक ये भी टास्क था। तो वो क्या करते उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। तो उन्होंने वो बोल रहे हैं कि उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया लीव ऑर्डर के ऊपर, राइट। नाउ नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू। देखो गांधी जी यहाँ पर आपको बहुत क्लियर होते हुए दिखाई दिए। गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया लीव ऑर्डर को, ठीक है ना, इसलिए नहीं क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट करना चाहते थे लॉफुल अथॉरिटी को, बल्कि इसलिए क्योंकि वो
किसी दूसरी चीज का बहुत बड़ा भला करना चाहते थे। वो अपने कॉन्शियस की वॉइस को सुन रहे थे, उनको पता था कि क्या सही है क्या गलत है, उनको पता था ये जो नियम और कानून बनाए गए हैं अभी इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे, ये जो भी बेचारे गरीब हैं उनके अगेंस्ट बहुत बुरी तरीके से जा रहे हैं। तो ये उनके लिए उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है उनके लिए क्या, गरीबों को बचाना और उनके साथ सही करना, राइट। सो उन्होंने कहा, ही आस्क्ड, मतलब उन्होंने कहा ठीक है जो पेनाल्टी ड्यू है मेरे को बता दीजिए उसके बारे में। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. अब जो वहां का मजिस्ट्रेट था वो अनाउंसमेंट करता है कि गांधी जी को 2 घंटे की बेल दी जा रही है, ठीक है ना, आपके पास यही 120 मिनट है, आप जाइए और उसके बाद सुनवाई फिर से होगी और बताया जाएगा कि आपको क्या सजा दी जानी चाहिए। गांधी जी ने मना कर दिया, गांधी जी रेफ्यूज, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। अब गांधी जी ने क्योंकि मना कर दिया तो अब ये करते तो क्या करते, क्योंकि गांधी जी के सपोर्ट में इतने सारे लोग थे, तो गांधी जी को उन्होंने बिना बेल के ही छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Reconvene का मतलब होता है to start again after a small break. तो जब वापस से कोर्ट में एंटर करते हैं ये लोग, तो जज कहता है कि हम कुछ दिनों के लिए ये जो जजमेंट है उसको डिले कर रहे हैं, और फिर गांधी जी को बोल दिया जाता है कि तब तक के लिए आप फ्री हो, तो आप टेंशन मत लो। एक तरीके से गांधी जी का जो केस था वो शन कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब गांधी जी बताते हैं कि अच्छे भले लोग मेरे पीछे पीछे वहां पर आए थे, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर बाबू थे और मौलाना मजहरुल हक, उस टाइम के बहुत ही फेमस लोग, प्रोमिनेंट लॉयर्स बिहार आए थे उनके लिए। दे कन्फर्ड विद गांधी, मतलब दे ग्रांटेड विद गांधी, है ना, वो गांधी जी के सपोर्ट में थे। What would they do if he was sentenced to prison? तो जब ये लोग आते हैं गांधी जी के पास, तो गांधी जी कहते हैं भैया सुनो, क्या करोगे तुम लोग अगर मुझे जेल हो जाती है तो? गांधी जी से डिस्कशन करने के लिए आए थे वो कि क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं वो आपकी। ये लोग इसलिए आए होते हैं गांधी जी के पास कि गांधी जी की मदद करें, गांधी जी को सलाह दें, गांधी जी को समझाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गांधी जी इन लोगों से पूछते हैं कि भैया ये बताओ अगर मुझे जेल हो जाती है तब तुम क्या करोगे? Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise, and they would go home. वो जो सबसे सीनियर लॉयर होता है उनमें से वो कहता है कि क्यों आपको जेल होगी, और देखिए हम लोग यहाँ पर आए हैं आपको समझाने के लिए, एडवाइस करने के लिए, और अगर हमारी जो बातें हैं वो आप पर वैलिड नहीं होती हैं और आप जेल चले जाते हो तो फिर हमारा यहाँ रुकने का क्या फायदा है, हम भी घर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम गांधी जी का दिमाग देखना। What about the injustice to the sharecropper? गांधी जी घुमा करके बात करते कहते हैं अच्छा, और जो बेचारे शेयर क्रॉपर्स के साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या, बताओ। The lawyers withdrew to consult. अब जितने भी लॉयर्स थे वो एक साथ पीछे हटते हैं और एक साथ डिस्कशंस करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशन। अपशॉट का मतलब होता है रिजल्ट, कंक्लूजन, है ना। तो अब इसका कंक्लूजन जो था वो कौन निकालता है? राजेंद्र प्रसाद। दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर। अब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं देखो गांधी जो कि एक स्ट्रेंजर है, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पेजेंट्स। वो जो कि एक स्ट्रेंजर है, जो कि गरीब किसानों को जानता तक नहीं है, वो इन गरीब किसानों के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार है। If they on the other hand, being not only resident of the adjoining district but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful. Desertion का मतलब होता है आप कोई चीज छोड़ करके जा रहे हो, कोई जगह छोड़ करके जा रहे हो, कोई मुद्दा छोड़ करके जा रहे हो। तो कहते हैं सोचो एक आदमी जो कि स्ट्रेंजर है, गांधी जी, वो बाहर से आकर के इन गरीब किसानों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो एक मसीहा बना हुआ है उन लोगों का, और हम लोग जो कि उनके साथ लैंड शेयर कर रहे हैं, हम लोग जो कि कहीं ना कहीं उनको एक जबान दे चुके हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम उनके सर्व करने के लिए रेडी हैं उनको, और इस पोजीशन पर आकर के अगर हम साथ छोड़ देते हैं तो हम कितने गलत होंगे और ये कितने शर्म की बात होगी, है ना। तो ये आपस में डिस्कशन चल रहा है किसके बीच में? लॉयर्स के बीच में। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। अब वो गांधी जी के पास आते हैं और कहते हैं कि गांधी
If you are a stranger and you are doing this much for these people, so why not we? अगर आप जेल जाओगे तो फिर हम भी जेल जाएंगे. द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. जिस टाइम पे गांधी जी कहते हैं कि इन लोगों ने ये बोला कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे, बड़े बड़े लॉयर्स, तो गांधी जी कहते हैं बस मुझे लगा कि मैंने चंपारण की जंग जीत ली है. He was very happy at that moment. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. उसके बाद उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसको मल्टीपल पेयर्स में डिवाइड कर लिया और उन्होंने हर एक पेयर को बोला कि इसमें कोर्ट अरेस्ट लिख दो, कि मतलब अगर ऐसा ऐसा होगा तो विल अटेम्प्ट कोर्ट अरेस्ट. सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप. फिर गांधी जी जब ये रिटन लिख करके गए होते हैं ना ये कोर्ट अरेस्ट के लोग, कि भैया देखो गांधी जी जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे साथ साथ, तो फिर कुछ टाइम बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन आता है मजिस्ट्रेट की साइड से, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस प्रोविंस के, उन्होंने ये बोला हुआ है कि गांधी जी का जो केस है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, शन कर दिया जाएगा, गांधी जी का केस अब आगे रन नहीं करेगा. तो मैंने जो आपको बताया था कि गांधी जी का जो केस है वो शन कर दिया गया है, वो यहाँ से होता है. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. सिविल डिसोबीडियंट क्या है? पीसफुल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. दैट मीन्स हम लड़ नहीं रहे, हम आक्रोशक नहीं हो रहे, हम वायलेंट नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हम हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, एक साइलेंट फाइट. तो गांधी जी कहते हैं कि उस टाइम पर, उस मॉडर्न इंडिया में, एक उभरता हुआ इंडिया, उस इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हो गया था? जीत गया था. गांधी द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर. ठीक है, अब गांधी जी बताते हैं कि गांधी जी ने और लॉयर्स ने अपनी प्रोसीडिंग्स चालू रखी, अपने आगे का प्रोसेस चालू रखा. उन्होंने एक बहुत बड़ी इंक्वायरी बिठाई जहां पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं फार्मर्स की, वो ली जाएंगी. Depositions by about 10,000 peasants were written down. बताया जाता है कि रिटन स्टेटमेंट लिए गए थे 10,000 गरीब किसानों के, एंड नोट्स वर मेड ऑन अदर एविडेंस, और नोट्स भी बनाए जा रहे थे, और जो भी एक्स्ट्रा प्रूफ मिल रहे थे उनके भी एविडेंस के रिटन सारे के सारे फाइल्स तैयार किए जा रहे थे. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. अब इस तरीके से जो भी चीजें थी उनका एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया गया, मतलब एक जगह पर उसको पाइल अप किया जा रहा था. तो जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जहां जहां से जो प्रूफ मिल रहा था, जो भी एविडेंस मिल रहा था, उसको एक जगह पे पाइल अप किया जा रहा था, उसकी एक फाइल तैयार करी जा रही थी. नाउ द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द वेहिमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड. राइट, थ्रॉब का मतलब होता है प्रोड्यूस लॉट ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू अ ह्यूज थ्रॉट, क्योंकि इतने सारे लोग थे, एकदम हड़कम मची हुई थी कि बस किसी भी तरीके से इन गरीब किसानों को हमें न्याय दिलाना ही दिलाना है. तो एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व. तो बहुत सारी आपको हलचल दिखाई दे रही होगी इसी काम को लेकर के, ठीक है ना. और साथ साथ में आपको यहाँ पर ये भी दिखाई देगा कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक फोर्सफुल और पैशनेट पीपल यहाँ पर देखने के लिए मिले थे. एंड इट वाज लाइक दैट कि एक बहुत ही डेस्परेट प्रोटेस्ट चल रहा है कि बस हम किसी भी तरीके से, बोलते नहीं है हम जीतेंगे, सो दे वर इन दैट फीलिंग कि किसी भी तरीके से हमको ये जो प्रोटेस्ट है इसमें तो जीतना ही जीतना है. ओके फाइन. इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट. अब गांधी जी जाते हैं सर एडवर्ड गेट के बारे में, जो कि उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे. बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. अब इससे पहले कि वो जाते, वो लीडिंग एसोसिएट से भी मिले, और उसके बाद उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए थे सिविल डिसोबीडियंस के, कि अगर वो नहीं आते हैं तो किस तरीके से हमें, सपोज अभी वो जा रहे हैं मिलने के लिए सर एडवर्ड गेट से, और अगर उनको कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है तो पीछे से लोग उनकी मदद कैसे करेंगे, इस चीज के ऊपर वो प्लानिंग करके गए थे. गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ द इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन. अब आप एक चीज समझो, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो गांधी जी कहते हैं मेरी ऐसी 4 मीटिंग हुई ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तब जा करके इसने मुझे एक सोल्यूशन दिया कि चल ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एक कमीशन बनाते, अपॉइंट क्या करेंगे हम, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जहां पर शेयर क्रॉपर की सिचुएशन को समझा जाएगा और फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स. अब इसमें कौन कौन होगा? लैंडलॉर्ड्स होंगे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, और गांधी जी होंगे, जो होल सोल, आप ऐसे बोल सकते हो दैट ही वाज द ओनली पर्सन जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे किसके? गरीब किसानों के. Right, Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. गांधी जी कहते हैं कि वो चंपारण में
पहले कुछ 7 महीने लगातार रहे और उसके बाद फिर वो छोटी छोटी सी विजिट्स करते रहे चंपारण में, क्योंकि उन्हें गरीब किसानों की मदद करनी थी. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. अब गांधी जी यहाँ पर अपनी एक दुखद फीलिंग को एक्सप्लेन करने कहते हैं, मैं यहाँ पर जब आया था मैं सोचा था कि कुछ समय का काम है, हो जाएगा, लेकिन ये समय इतना लंबा हो जाएगा मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये मैं सोच के आया था 1-2 महीने में काम बन जाएगा और ये तो यहाँ पे तो सालों लग गए. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasant. अब जब ऑफिशियली इंक्वायरी को असेंबल किया गया तो वहां पे पूरे ढेर लग गए अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स सिस्टम के, इतने सारे थे वो. अब वो क्या, वो शर्मसार हो गए, दे प्रूवन टू बी गिल्टी, तो वो कहते हैं चल ठीक है हम गरीब किसानों के पैसे वापस कर देंगे, बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना पे करना पड़ेगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा. उनको ये लग रहा था कि गांधी जी बोलेंगे कि भाई सारा पैसा वापस करो. They thought he would demand repayment and full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उनको वही चीज लग रही होती है कि गांधी जी कहेंगे कि पूरा पैसा वापस करो जो कि धोखेबाजी में तुमने शेयरक्रॉपर से लिया है. He asked only 50%, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मेरे को इससे कोई मसला वसला नहीं था कि वो पैसे देते हैं या नहीं देते. उनको ब्रिटिशर्स का जो फियर था वो शेयरक्रॉपर्स के मन से हटाना था. तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है आप 50% ही वापस कर दो चलेगा. There he seemed adamant, और वहां पर वो थोड़े से अड़िग दिख रहे होते हैं. राइटर्स, यहां पर आपको एक राइटर दिखाई देंगे जिनका नाम है रेवरेंड J.S. हॉज. वो कहते हैं कि वो बहुत जिद्दी हो गए थे उस टाइम पे कि 50% तो देना ही है आपको. ये एक ब्रिटिश मिशनरी हैं चंपारण के जिन्होंने ऑब्जर्व किया था पूरा चंपारण एपिसोड, है ना, वो भी बहुत करीब से. उन्होंने ये लिखा था कि गांधी जी 50% पे अड़ गए थे. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. अब बहुत सोचने के बाद कि he would not give way, वो रास्ता नहीं देंगे, मतलब गांधी जी रास्ता नहीं देंगे, 50% तो देने ही पड़ेंगे. तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स की, उन्होंने क्या ऑफर किया, एक रिफंड, है ना, कि चल ठीक है 50% नहीं 25% ले ले. और मतलब अब इस चीज को लेकर के वो लोग बड़े ही हैरान थे. उनको लग रहा था कि गांधी जी इस चीज पर नहीं मानेंगे, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि वो जो एक मसला अटक गया था ना, वो चाहते थे वो मसला ना अटके. तो उन्होंने उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए कहा चलो ठीक है दे दो. डेडलॉक मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिखाई दे रही है. तो गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है 25% पे आई विल बी ओके. द सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. अब ये जो पूरा कमीशन, जो पूरा संगठन बनाया गया था, उनकी सहमति से ये हुआ था पूरा का पूरा होल सोल. Right, Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact the landlords had been obliged to surrender parts of the money and with it part of their prestige. तो गांधी जी कहते हैं कि ये पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का सरेंडर करना और साथ ही साथ में उनकी प्रेस्टीज का खोना और अपनी प्रेस्टीज का मिलना, अपनी इज्जत का मिलना. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जितने भी शेयरक्रॉपर्स थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि चलो एक बंदा हमारे लिए खड़ा हुआ और आज हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं. सो वही गांधी जी बताते हैं कि उनके लिए पैसा इतना मैटर नहीं कर रहा था, जितना जरूरी ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने गिव अप कर दिया. ठीक है ना, वो बहुत बड़ी चीज थी. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above not to republish the law. अब क्योंकि गांधी जी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे गरीब किसानों को लेकर के, तो गांधी जी ने इस चीज़ का भी ध्यान दिया कि अब कोई वापस से लॉ इम्पोज ना कर दिया जाए, बिकॉज अब कोई लॉ बनेगा और उसके बाद फिर बेचारे गरीब किसानों को उत्पीड़ित किया जाएगा. सो वो मैं नहीं झेल सकता. नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट दे हैड द राइट्स एंड डिफेंडर्स. अब जितने भी गरीब किसान होते हैं वो देखते हैं चलो ठीक है अब हमारे पास अधिकार हैं, है ना, और हमारे पास डिफेंडर्स हैं. अब यहाँ पर उन्हें हिम्मत आई कि हम डिफेंड कर सकते हैं, हम अपने लिए लड़ सकते हैं. इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. जस्टिफाइड का मतलब होता है मार्क्ड बाय अ गुड और लेजिटिमेट रीजन. अब ये जो चीजें हुई ना, इन्होंने गांधी जी की वैल्यू और बढ़ा दी थी. विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर एस्टेट. अब गांधी जी वहां पर थे तो ब्रिटिशर्स का वहां पर रहना नामुमकिन था. तो ये बताया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज जो थी वो छोड़ दी.
विच रिवर्टेड टू देयर peasant, और वो जो प्रॉपर्टीज थी जो वो लोग छोड़ करके गए थे वो गरीब किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और उस समय के बाद से जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो खत्म हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी कंटेंटेड का मतलब ये है ही वाज नॉट सैटिस्फाइड कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन सुधर गई है तो आई एम ओके, ही वाज नॉट लाइक दैट। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। गांधी जी देखते हैं कि भैया यहाँ पर लोग कल्चरली और सोशली कितने ज्यादा बैकवर्ड हैं, ना इनको रहने की तमीज, ना कपड़ा पहनने की तमीज है ना इनको साफ सफाई की तमीज, तो इनको ये भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग ये नहीं सीखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ही अपील्ड फॉर टीचर्स, अब उन्होंने कुछ टीचर्स के पास जा करके कुछ अपील करी कि भैया इनकी मदद करो। महादेव देसाई, नरहरे पारेख, दो यंग मैन और हु हैड जस्ट जॉइन गांधी जी एज डिसिपल, मतलब वो उनके आश्रम में एक शिष्य के तौर पर जैसे ही आए थे, उनकी बीवी है ना और उनके बेटे को भी यहाँ पे बताया गया, दे वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। गांधी जी को इस काम में साथ देने वाले ये लोग थे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ लोग और बॉम्बे से आए, पूना से आए और कुछ अदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द लैंड से आए। देवदास गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा था, उन्होंने भी सपोर्ट किया गांधी जी का। अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। सो गांधी जी का चाहे बेटा हो, चाहे गांधी जी की वाइफ हो, चाहे कुछ टीचर्स हो और कुछ और लोग हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करने के लिए तैयार थे, वो गांधी को हेल्प कर रहे थे। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। अब चंपारण के 6 गांवों में प्राइमरी बेसिक एलिमेंट्री स्कूल्स को लेकर जहाँ पे बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाएगी। कस्तूरबा बाई जो कि गांधी जी की बीवी है, टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब गांधी जी की वाइफ वहां पे क्या पढ़ाती थी लोगों को कि आश्रम जो है वहाँ पे वहाँ के रूल्स क्या हैं, मतलब किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और कैसे आप लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए है ना, और कैसे आप कम्युनिटी को अपनी क्लीन रख सकते हो। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, बहुत बुरे हालात थे, मतलब इतनी गंदी हेल्थ थी आप सोच भी नहीं सकते। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक डॉक्टर बुलवाया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने तक इन लोगों की मदद करेगा। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, अब 3 बेसिक मेडिसिन वहां पर प्रोवाइड करी गई, जिसमें एक केस्टर ऑयल था, एक क्विनाइन था और एक सल्फर ऑइंटमेंट था। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ केस्टर ऑयल। देखो खाना खाते हो आप लोग तो आपकी जो जबान होती है उसमें खाना जम जाता है, तो उसको साफ करने के लिए गांधी जी ने केस्टर ऑयल का अरेंजमेंट करवाया था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस केस्टर ऑयल, और किसी को भी अगर मलेरिया होता था तो उसको क्विनाइन दिया जाता था, उसके साथ केस्टर ऑयल दिया जाता था, और किसी को भी अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसको ऑइंटमेंट दिया जाता था और उसके साथ केस्टर ऑयल दिया जाता था। मतलब हर सप्लीमेंट के साथ ही केस्टर ऑयल जरूर देते थे ताकि इन लोग अच्छे से रह सके, क्योंकि कई बार ना लोग छोटी छोटी सी मुंह की गंदगी की वजह से लोग मर रहे हैं, या हाथ पैर में गंदगी कुछ हो गई है, कुछ जख्म हो गया उसकी वजह से मर रहे हैं। तो गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। गांधी जी देखते हैं कि बाप रे औरतें एक एक साड़ी बरसों पहन रही हैं, कितने बुरे हालात हैं यहाँ के। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। गांधी जी कहते हैं सुनो तुम जाकर के बात करो इनसे कि एक साड़ी इतने लंबे समय तक नहीं पहन सकती, और अगर पहन भी रही हैं तो उसकी सफाई रखें। वन वुमन टू कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। तो गांधी जी जब कस्तूरबा बाई से कहते हैं तो कस्तूरबा बाई बात करती है कि क्या क्या मसला है कि क्यों तुम लोग इस तरीके से रहते हो। तो गांधी जी जब कस्तूरबा बाई से बोलते हैं, कस्तूरबा बाई जाकर के एक औरत से बात करती है तो वो उनको अपने घर लेकर के जाती है, कहती है देखिए यहाँ पर कोई बक्सा ही नहीं है जहाँ पर आप कपड़े रख सकें। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली साड़ी आई हैव। ये जो साड़ी मैं पहने हुई हूँ ये इकलौती साड़ी है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी कहते हैं मैं चंपारण में था इतने लंबे समय तक, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आश्रम पर ध्यान नहीं दे रहा था, मेरी नजर आश्रम पर भी रहती थी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। गांधी जी कहते थे कि मैं वहाँ का जितना भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट था वो देखा करता था, मैं रेगुलर बेसिस पर इंस्ट्रक्शंस भेजता रहता था वाया टेलीग्राम और टेलीग्राफ। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। अब पहले क्या होता था, लोगों के पास वॉशरूम्स नहीं होते थे सैनिटेशन के लिए है ना, या फिर अपना एक्सक्रीटा रिमूव करने के लिए, तो लोग बड़े बड़े गड्ढे खोदते थे और उसमें जा करके लैट्रीन जाते थे। तो ये जो पुराने लैट्रीन गड्ढे थे उन्होंने क्या किया, इन पिट्स को बंद करवा दिया और नए गड्ढे खुदवाए, क्योंकि अगर ये पुराने गड्ढे रहते तो वो बहुत गंदी स्मेल करते, उससे लोगों को बीमारियां हो सकती थी। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। गांधी जी कहते हैं कि चंपारण एपिसोड में जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मैंने बहुत कुछ वहां पर सीखा और मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। कहते हैं कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी,
मतलब हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो किया दैट वाज एन ऑर्डिनरी थिंग, बट मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा और मैं लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला दूंगा, मुझे नहीं पता था। आई डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माय ओन कंट्री। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि देखो, कोई भी बाहर वाला बंदा आकर के हमारी कंट्री में, स्पेशली ब्रिटिशर्स आकर के हमारी कंट्री में हमें ऑर्डर नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। लेकिन चंपारण को बताते हैं कि दिस was not started कि हमें किसी को अपोज करना है। गांधी जी कहते हैं हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे, हमें तो ये था कि बस हमारे गरीब लोगों को कुछ परेशानी ना झेलनी पड़े। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants। गांधी जी कहते हैं कि हम तो यहाँ पर इसलिए आए थे कि हम लोगों का जो डिस्ट्रेस है, लोगों की जो परेशानियां हैं, उनको कम कर सकें। ठीक है, दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। गांधी जी कहते हैं ये मेरा तरीका है लोगों को मदद करने का। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions। कहते हैं कि क्या है लोगों के हिसाब से पॉलिटिक्स, मेरे हिसाब से तो पॉलिटिक्स यही है कि मैं लोगों के साथ घुलूं मिलूं। I should get twisted, braided and knitted with the daily life of people, एंड मैं उन लोगों को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकूं। मेरे लिए पॉलिटिक्स ये मेरा तरीका है पॉलिटिक्स को समझने का, है ना। ओके, हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। वो कहते हैं कि जो मेरा तरीका है वो एब्स्ट्रैक्शन के टूवर्ड्स लॉयल्टी नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? समथिंग विच एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया, मतलब आपने सोच लिया आपको ये करना है, यू आर डूइंग। तो मेरा ये तरीका नहीं है कि मैं बस सोचूं और हो गया। मेरा ये मानना है कि जब तक आप एक ह्यूमन को, एक लिविंग क्रिएचर को या लोगों को अगर आप सही जिंदगी नहीं दे सकते हो या उनको तौर तरीका नहीं बता सकते हो, उनके साथ लॉयल नहीं रह सकते हो, दैट मीन्स यू आर लॉयल टू नथिंग। तो सिर्फ सोचना नहीं, उसको करना पड़ता है। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोरओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। गांधी जी कहते हैं मैं लोगों को डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ, मैं मर जाऊंगा तो फिर कौन इनका सहारा बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि हर एक इंडियन एक न्यू इंडियन के तौर पर बाहर आए और अपने लिए खुद स्टैंड करे, एंड दस मेक इंडिया फ्री। और इस तरीके से वो इंडिया को फ्री करवाने में हेल्प कर सकता है, और हमारा इंडिया इसी तरीके से फ्री होगा जब हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होगा। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज थे, जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट बताए जाते हैं। पैसिफिस्ट इज द पर्सन जो कि पीस मेकर होता है, जो लड़ाई झगड़ा है ना, वायलेंस नहीं चाहता होता है। तो गांधी जी के पास चार्ल्स फ्रियर आते हैं और कहते हैं कि मैं आपका एक बहुत ही डिवोटेड फॉलोअर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मुझे अपने इस चंपारण एक्ट में जो है इन्वॉल्व कर लीजिए। Came to bid Gandhi's farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island। अब गांधी जी जाने वाले होते हैं, देखो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट है, वो गांधी जी का बहुत ही डिवोटेड फॉलोअर बोला गया है, बहुत मानता है गांधी जी को। वो गांधी जी को जो है एक फेयरवेल देने के लिए आता है, इससे पहले कि वो ड्यूटी करने के लिए जाए फिजी आइलैंड, राइट। गांधी जी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them। गांधी जी के जो लॉयर दोस्त होते हैं उनको लगता है कि बहुत शानदार चीज़, क्योंकि देखो एंड्रयू कहता है कि मैं आपका चंपारण एक्ट में साथ देना चाहता हूँ, तो गांधी जी कहते हैं बड़ा ही अच्छा, गांधी जी के दोस्त बोलते हैं, जो लॉयर फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं बहुत ही अच्छा तरीका होगा अगर मैं एंड्रयूज को यहाँ पर रोक लूँ और चंपारण में अपनी मदद करने के लिए रख लूँ। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड। एंड्रयू चाहता था चंपारण एक्ट का हिस्सा बनना, लेकिन अगर गांधी जी चाहें तो। बट गांधी जी वाज वेहीमेंटली अपोज्ड, वो ही वाज स्ट्रांगली वेरी इंटेंसली इन ऑपोजिशन ऑफ दैट कि भाई नो आउटसाइडर, मतलब नो आउटसाइडर। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑफ आवर साइड। आपको लगता है ये बहुत आप मतलब गांधी जी कहते हैं ये बहुत अनइक्वल फाइट हो जाएगी भाई, हम एक अंग्रेज को अपने साइड पर ले रहे हैं, ये हमारी और अंग्रेजों की लड़ाई है, तो हम किसी दूसरे ऑपोजिशन पार्टी के बंदे को अपनी पार्टी में नहीं रख सकते। ये दिखाता है कि आप कितने कमजोर दिल के हो, आप दूसरे का सहारा ले रहे हो। क्या आप कमजोर हो? अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि आप कमजोर हो तो फिर आप ये करो। गांधी जी कहते हैं नो सॉरी आई कैन नॉट टेक एंड्रयूज इन माय टीम, दिस कॉज इज जस्ट। ये बहुत ऑब्वियस था। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। और तुम कैसे किसी पे भरोसा कर सकते हो, तुमको क्या पता वो अंदर ही अंदर क्या कर दे, ही वाज इन दैट आल्सो। तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आप खाली अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आपकी बैटल आप खुद ही जीत सकते हो। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman।
तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक अंग्रेज ही है और तुम उसको अपने सपोर्ट में मत लो। ही हैज रेड आवर माइंड्स करेक्टली, वो हमारे दिमाग बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स एंड वी हैड नो रिप्लाई। अब राजेंद्र प्रसाद ने जब ये बोला कि हाँ वो हमारे दिमागों को बहुत अच्छे से जानता है और हो सकता है कि वो हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ भी ले आगे, तो गांधी जी और बाकी जो लोग होते हैं वो कुछ बोलते नहीं है। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस तरीके से गांधी जी सिखाते हैं कि कितना कितनी इंपॉर्टेंस है सेल्फ रिलायंस में, कितना जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर रहो, दूसरों का सहारा मत लेने के लिए जाओ। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लोगों को एक साथ सिखाने की कोशिश करी कि सेल्फ रिलायंस हो, चाहे इंडियन की इंडिपेंडेंस हो, या फिर शेयर क्रॉपर्स की मदद करनी हो, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड था इस टेम्परन मूवमेंट में। एंड मतलब लाइक बाय गॉड ग्रेस आई वाज एबल टू गिव देम, और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को समझ भी गए थे और दे वर इन सपोर्ट ऑफ मी। और इस तरीके से गांधी जी इंडिया को ब्रिटिशर्स फ्री करवाने में पहली बार सफल रहे थे विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है बेटा ये खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा और बहुत सिंपल चैप्टर है। अब इसकी डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंटर्स कॉपी में अपने अरेंज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड इट। बाकी इसके जो नोट्स हैं, इसकी नोट्स मेकिंग भी मैं आपको सून करवा दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीक डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो डू नॉट बी श्योर अबाउट दिस कि आप ऐसा ना करें कि आप उस सेशन का हिस्सा ना बने। ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ दैट सेशन ऑल्सो। विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।